हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर था, सेकंड ग्रेड टीचर यानी सीनियर टीचर, जो जिसका एग्ज़ाम 2016 वाली जो वैकेंसी थी, एग्ज़ाम जो हुआ था वो बिल्कुल 26 अप्रैल 2017 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और आंसर की जो है इसकी 8 फरवरी 2018 को जारी की गई थी। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर था जीके वाला। तो इस पेपर का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर भी करना, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? बिल्कुल, केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या क्या है? तो 25, 30, 35, 40, यानी कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, आपको याद रखना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आरपीएससी ने ये सवाल डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, मैं आपको जो कि 2022 वाली रिपोर्ट है उसके तथ्य आपको सारे बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं 2022 के अंदर क्या हाल था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 2022 में राजस्थान में जो भूजल ब्लॉकों की संख्या वो कितनी हो गई है भाई? 302 हो गई है। आपको याद रखना कितनी हो गई भूजल ब्लॉक कुल कितने हो गए राजस्थान में? 302 हो गए, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं कह दूँ अति दोहित ब्लॉक कितने हो गए? तो अति दोहित ब्लॉकों की संख्या 219 है। ये आपको याद रखना कितनी है भाई? 219। अति दोहित ब्लॉक कितने हैं? 219 है। कुल जल ब्लॉक कितने हैं? तो 302 है। फिर आगे बात करते हैं अपन। तो क्रिटिकल ब्लॉक जो है वो 22 है राजस्थान में। क्रिटिकल ब्लॉक कितने हैं? 22 है, ये भी आपको याद रखना। सेमी क्रिटिकल की बात करूँ तो 20 सेमी क्रिटिकल ब्लॉक है राजस्थान के अंदर। क्रिटिकल ब्लॉकों की संख्या 22 और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक की संख्या 20 है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और सुरक्षित ब्लॉक की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, अभी सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या है वो 38 है, आपको याद रखना। कितने है भाई? 38 है, ये आपको याद रखना है। और सेमी क्रिटिकल, इसके बाद में लवणीय ब्लॉकों की बात कर लो तो लवणीय ब्लॉक जो है कुल 3 है। कितने हैं भाई? 3 है। इन सबको आप ऐड कर लेना, कितने हो जाएंगे? टोटल 302 ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक हो गए भाई? 302 ब्लॉक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार जो स्थित है राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार जो होता है ना, उस तरह का सबसे कटाफटा पठार है लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील लवणीय नहीं है? तो ये कोलायत झील जो है ये लवणीय नहीं है, बाकी सारी झील लवणीय। डीडवाना ये भी खारे पानी की झील है। पचपदरा खारे पानी की झील है। कावोद पचपदरा कावोद जो है ये भी खारे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मावट वर्षा जिनसे होती है वे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भी किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है और भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। आपको याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, बहुत एग्जाम आरपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है, जबकि आरएसएसबी बोर्ड ने भी बहुत बार इसको पूछा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दे दी गई, एक तरफ आपको उद्गम स्थल दे दिया गया। एक तरफ आपको नदी और एक तरफ आपके उद्गम स्थल है। ठीक है, तो साबी, काकणी, बाणगंगा, कातनी, और एक तरफ सेवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, कोटी की पहाड़ियाँ। सबसे पहले अपन सुमेलित करते हैं इसको। ठीक है, साबी की पहाड़ी, साबी की जो नदी निकलती है वो सेवर की पहाड़ी से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ जो है जयपुर में, याद रखना आपको। ठीक है, साबी नदी भी जयपुर में बहती है, ये भी आपको याद रखना। फिर काकनी, काकनी जो निकलती है कोटड़ी के गांव से निकलती है, जैसलमेर से, ये आपको याद रखना, जैसलमेर में बहती है। ठीक है, अंत्य प्रवाही नदी। बाण गंगा की मैं बात कर लूँ तो जयपुर में बहती है, बैराट की पहाड़ियाँ से निकलती है। कांतले नदी की मैं बात करूँ तो ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात करें तो कौन से कूट का प्रयोग किया था? वो बिल्कुल BWHW, यानी आपको रेगिस्तानी जलवायु के बारे में बताना है। तो रेगिस्तानी जलवायु के लिए जो कूट का प्रयोग किया था वो BWHW का प्रयोग किया था। मैं एक बार वापस से आपको कोपेन जलवायु बता देता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, अगर बात करता हूँ मैं, तो ये राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार आकृति है। देखो ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आपको बता देता हूँ। इस वाले एरिया के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो BWSW मरुस्थलीय जलवायु होगी। या अरावली के पश्चिम के अंदर जो जलवायु पाई जाती है ये अपनी पाई जाती है BSHW, ऑप्शन नंबर 2 वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। AW जो पाई जाती है हाड़ौती के पठार के अंदर, जिसमें बांसवाड़ा जिला आ जाता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, इधर आता तो सिरोही वाला में, या AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बाकी बचा पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान के अंदर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विद्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वे आपको बताना है। तो विद्यन कंगार भूमि जो पहले ये पड़ती कहाँ थी, ये हाड़ौती के पठार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, हाड़ौती के पठार में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो चंबल और बनास के मध्य स्थित है। कहाँ भी, चंबल और बनास के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आठ आठ का माही नदी जाखम की सहायक है, लूनी नदी सूकड़ी की है, बनास मेज की, चंबल पार्वती की, तो कौन सा सुमेलित नहीं। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बनास का मेज, ये जो है ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी माही की जाखम में बिल्कुल लूनी की सूकड़ी है, चंबल की पार्वती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, ये आपको बताना है। कांतली, काकनी, सागी और घग्गर। तो इसमें अगर देखते हो तो सागी नदी जो है ये अंत्य प्रवाही नदी नहीं है। कांतली भी है, काकनी भी है, घग्गर भी है। कांतली सीकर, काकनी जैसलमेर, घग्गर जो है अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। ठीक है, और सागी नदी जो है, सागी नदी का जो संबंध है वो कौन से ज़िले से है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये एक अंत्य प्रवाही नदी नहीं है। ठीक है, सांभर जिले में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मेंढा, कांथली, खंडेल और रूपनगढ़। ठीक है, तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो मेंढा भी गिरती है, खंडेला भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, लेकिन कांतली नदी जो है ये सांभर जिले में नहीं गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नमक और गाद लाती है ना वो मेंढा नदी रहती है, ये भी आपको याद रखना है सांभर झील में। ठीक है, और सांभर झील की स्थापना किसने करी थी, बिजूलिया शिलालेख के अनुसार बात करें अपन तो वासुदेव चौहान ने सांभर झील की स्थापना, सांभर झील का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है इनको वेटलैंड नम भूमि के अंदर चुना गया है। कब चुना गया, ये भी 1981 में चुना गया था, याद रखना। राजस्थान के अंदर दो ही केवल नम भूमि है, यानी दो वेटलैंड है, दो वेटलैंड है। एक तो अपनी होगी केवलादेव, दूसरी अपनी होगी सांबर। ठीक है, सांबर को कब शामिल किया गया था, 1990 में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, आपको याद रखना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल के अंदर जो कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, अवनालिका अपर्दन जो है सबसे ज़्यादा चंबल नदी में है। बैडलैंड ट्रोपोग्राफी भी चंबल नदी में, आपको याद रखना। बीहड़ होता क्या, जैसे देखो ये नदी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका पानी यहाँ जाएगा तो यह बड़ी नाली बन जाएगी, इसका पानी यहाँ जाएगा तो ये बड़ी नाली बन जाएगी, बीच के अंदर बड़े घने जंगल हो जाएंगे, और यह बड़ी बड़ी जो पहाड़ों के अंदर होते हैं बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाते हैं। ठीक है, वो गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, उसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है, यानी रेवाइंस टोपोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो सौर ऊर्जा उत्पादन से मरुस्थल का संबंध क्या है बताओ मुझे। बाकी अतिचारण भी है, ज़्यादा चराओगे सारी वनस्पतियाँ खत्म हो जाएगा, मरुस्थल बढ़ेगा। वन उन्मूलन भी ये बिल्कुल सही, जनसंख्या के दबाव से, जो कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी, ये भी मरुस्थल का कारण है ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1070।
ठीक है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5,920 आपको याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, ये आपको बताना। भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो झालावाड़, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश से टच जो जिला होता है वो बताना आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। और सबसे ज़्यादा ही झालावाड़ की टच होती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से मिला था, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, बार बार पूछा जाता है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की खोज अमनानंद घोष ने 1952 में करी थी। इसका उत्खनन बीके लाल बीके थापा ने 1961 से 1969 के मध्य किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे, दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले थे, या अग्नि वेदिकाएँ भी मिली थी, या जले हुए चावल भी मिले थे, या हाथी के दांत का कंगा भी मिला था, या खोपड़ी भी मिली थी, ये भी आपको याद रखना है। और यह चबूतरे के साक्ष्य भी मिले थे, ये भी आपको याद रखना है। और कुएं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, चावल भी मिले थे, काले और लाल मर्दबांड भी मिले थे, करसन लोही मर्दबांड, तांबे की वस्तु भी मिली थी। लेकिन चित्रित और दूसरे मर्दबांड का जो संबंध है ना, चित्रित और दूसरे मर्दबांड का संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं था। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर की थी, ये आपको बताना। तो 18 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। नागभट्ट प्रथम ने प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा की जो राजधानी है मंडोर से मेड़ता ले गए थे ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, यानी कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, ये आपको बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, नीलकुंड में भी कहा गया, देवली में भी कहा गया, राधनपुर में भी कहा गया, कराड़ में भी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में रहता था, ठीक है। और सोमदेव की रचना भी थी, कौन सी रचना थी भाई, ललित विग्रह राज, ये इसने लिखी थी। जबकि हरिकेली नाटक है जो स्वयं विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था, ये आपको बताना है। तो कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो बिल्कुल नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया था, नुसरत खां मारा गया था। और मैं उधर बात कर लूँ, जो इधर अपने जो हमीर देव की जो सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह थे, इसमें भीम सिंह मारा गया था। ये भी आपको याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है, भीम सिंह मारा गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये। निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, ये आपको बताना है, ठीक है। राजा भारमल, ईडर, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लूणनकर। निम्नांकित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना आपको। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो भारमल भी लड़े थे, एक वीरमदेव मेड़तिया लड़े थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 22वें क्वेश्चन का बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी बनी, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो इसका देखो सही में आपको बात करता हूँ, तो कब तक, जब महाराणा प्रताप ने सबसे पहले 1585 के अंदर इसको अपनी राजधानी बनाया था चावंड को, ठीक है, 1585 में। फिर 19 जनवरी 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया था, ठीक है, 1597 तक। तो देखो कितने साल राजधानी रही थी, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन ये सवाल भी पूछा हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1597 से 1585 अगर अपन घटाएंगे तो 12 बरस तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी चावंड, ये सवाल भी पूछा था।
और ऑल ओवर कितनी रही थी ये भी याद रखना आपको। 28 साल जो चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी बनी रही थी, ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपन देखेंगे भी 1585 से 1615 तक 30 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ोगे ऑथेंटिक किताबों में तो 28 साल ही आपको दिए हुए हैं और 28 ही आपको मानना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 1585 से 1615 तक तो 30 साल हो जाएंगे, 30 साल तो होंगे, लेकिन 28 साल माना गया है। एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं, आप 28 ही करना एग्ज़ाम में आवे तो। अगर 28 नहीं हो, 30 दिया हुआ हो तब 30 करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित सूची में उन नेताओं के नाम चुनिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन का में भाग लिया था। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो, साधु सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, नारायण जी पटेल भी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 25 25 का जो सही आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, बिल्कुल 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसके जो सदस्य थे कौन कौन थे, एक तो भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1943 के अंदर जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1943 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था, ये आपको बताना है। तो 26 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। मोहनलाल जालोरी का इससे कोई संबंध नहीं है। रामकरण भी थे, ठाकुर केसरी सिंह बारड भी थे, सोमदत्त लहरी भी थे, ठीक है। प्यारेलाल हत्याकांड का जो संबंध है एक तो रामकरण से था, केसरी सिंह बारड से था, सोमदत्त लहरी से था। मोहनलाल जालोरी का इससे कोई संबंध नहीं था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे, आपको बताना। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अब तो ये आपको याद ही हो गया था, ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, याद रखना आपको। और इसका जो प्रथम चरण का जो एकीकरण होता है वो कब हुआ था, वो तिथि भी आपको याद रखनी, कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है, 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ जो नाम है किन की सलाह पे दिया गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, मुंशी कैम मुंशी की सलाह पे ये मत्स्य संघ नाम दिया गया था, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि मत्स्य संघ का जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है, ये सवाल भी बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1947 यानी 1947 में वीरबाला कालीबाई की घटना में शहीद हुई थी, तो ये आपको बताना। तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा वो बिल्कुल रास्तापाल कांड से हो जाएगा, रास्तापाल कांड से, ठीक है। रास्तापाल कांड के अंदर वीर कालीबाई जो कि अपने अध्यापक को घसीटा जा रहा था, तो उनको छुड़ाने के प्रयास के अंदर जब अंग्रेजों ने उनको छुड़ा लिया था, जब दातली से जब रस्सी काट दी गई थी तो अंग्रेजों ने उसे गोलियों से भून दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बिल्कुल दादू पंथ से माना जाता है। किससे माना जाता है, दादू पंथ से माना जाता है। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने करी थी, ठीक है। और दादू दयाल की जो अकबर से भेंट हुई थी, ये सवाल एक बार पूछा हुआ है, कब हुई थी, 1585 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दादू दयाल के दो पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, एक तो सुंदरदास, एक गरीबदास, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाबड़ा कांड, अच्छा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा कांड, निमुचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी कांड, और इन घटनाओं का सही कालाक्रम क्या है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डाबड़ा कांड कब हुआ था। डाबड़ा कांड हुआ था 1947 में, ठीक है, 13 मार्च 1947 को हुआ था। निमुचना की बात करें तो 14 मई 1925 में हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। चंडावल कांड 1942 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना, ये पाली में हुआ था, याद रखना आपको, सोजत पाली के पास। मानगढ़ पहाड़ी धाम जो हुआ था वो 1913 के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना, 17 नवंबर 1913 के अंदर हुआ था, ठीक है।
और चंडावल घटना भी मार्च 1942 में हुई थी, और डावडा कांड भी मार्च 1947 में हुआ था, याद जो रखना। सबसे पहले इसको कालाक्रम से सेट कर दे, सबसे पहला आएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो अब 3 के अंदर ही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखो बस ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये फर्स्ट में दिया। सबसे पहला 1913 वाला मानगढ़ हत्याकांड, फिर निमुचना कांड 1925, फिर चंडावल 1942, फिर डावड़ा कांड 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है, आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, आमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? आमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, वसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वसंती नामक किले का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहा जाता है कि 34 में थे राजस्थान के अंदर, 84 में से 32 किलो का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। निर्माण और जीर्णोद्वार जो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कुंभलगढ़ का जो जीर्णोद्वार है वो भी कुंभलगढ़ किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और इनका निर्माण तो संप्रति मौर्य ने करवाया था, ये आपको याद रखना। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है, आपको बताना है। तो 33 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है, ठीक है। किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला लगता है। ये मेला कई बार पूछा हो, आपको याद रखना। भरथरी का मेला अलवर, भरथरी का मेला अलवर, भरथरी का मेला अलवर में लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। तो बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स लगता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, ठीक है। बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पापू जी को अवतार माना जाता है। तो पापू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कि तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है, ये आपको बताना। तो तेजा जी को जो अवतार माना जाता है ना, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, शिव जी का अवतार माना जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा की कृति है, ये आपको बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला अपन ग्रंथ तो देख ही लेते, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूत प्रबंध और कलानिधि। तो इसका जो सही आंसर माना है 37 का ऑप्शन नंबर ए को सही माना है, ठीक है। ए और बी, यानी संगीत राज और संगीत मीमांसा जो है, ये जो ग्रंथ है ये राणा कुंभा द्वारा कृत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। हाला जालारी कुंडली ईश्वरदास बारट की बिल्कुल सही, राव जेठ सिरसंत बिट्टू सुजा को बिल्कुल सही, गुणभाषा हयम कवि का ये भी बिल्कुल सही। महादेव पार्वती रिवेली ये शिवदास गार्डन का नहीं है, आपको याद रखना। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मादलिया पहना जाता है। तो मादलिया जो पहना जाता है कहाँ पहना जाता है, ये गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है। मादलिया जो पहना जाता है गले का आभूषण है, ठीक है। कजरी तीज जिसे सादुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कजरी तीज जो मनाई जाती है भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? भाद्रपद माह में मनाई जाती है, ठीक है। कजरी तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान में राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, आपको बताना। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जे, यानी आर्टिकल 243 आई। इंग्लिश में देखो तो आर्टिकल 243 आई, हिंदी में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 जे से झंडा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, यानी इसका जो राइट इंग्लिश में देख ले तो बाय गवर्नर ऑफ राजस्थान, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संविधान संशोधन 91 ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 91 अमेंडमेंट एक्ट
2003, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन आहूत, स्थगित, विघटन और छात्रावास। तो 44 का जो है, देखो राज्यपाल आहूत भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है, छात्रावसान भी कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित जो करता है वो विधानसभा का जो स्पीकर होता है, यानी अध्यक्ष होता है, वो करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ये आपको बताना। तो 45 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा के राधाकृष्णन जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव है। वर्तमान के अंदर कौन है भाई? वर्तमान के अंदर ऊषा। कौन है भाई वर्तमान के अंदर? ऊषा। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर नीचे कूट दिए हुए, उनको कूट का सही चयन करना आपको, ठीक है। पहला जो है आपका देखो, आयोग के अध्यक्ष सदस्य तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं, सिवाय इसके आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। और डी में डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 47 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, केवल सी सही है। केवल सी वाला जो है आपका वो सही कथन है कि आयोग के सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है, ठीक है। विचार करना है, फिर इसमें भी कूट आपको दिए हुए, ठीक है। ये राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है और अधिनियम का एक ही उद्देश्य कि जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। राज्य विधानमंडल में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते हुए समय पर संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। और अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा और सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम, परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल 48 का जो राइट आंसर माना कि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को राइट आंसर कुछ भी नहीं मानते, इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अपन चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़ते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान में राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी के अंदर, ये आपको राइट आंसर मानना है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी के निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो 50 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, 50 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका तो 51 ये करंट का है, उस समय का करंट का मैं बता देता हूँ, मुंबई में होती, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैत शासन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और विधि आयोग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर माना केवल बी वाला माना है भाई, केवल नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो केवल प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के वर्तमान विधानसभा 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक थी? तो 56 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 नंबर 27 थी, ठीक है। कितनी थी भाई? 27 थी। अगर मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो देखो, वर्तमान के अंदर भी 27 है, वर्तमान के अंदर भी कितनी 27 है। पहले 26 थी, लेकिन जब
वो रामगढ़ वाला जो अलवर की विधानसभा सीट से उपचुनाव हुआ था, जब सफ़िया जुबैर वहाँ से जीती थी, तब 27 हो गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भी महिला जो विधायक है वो कितनी है, 27 है, अब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध है, तो ई धरती कार्यक्रम का जो संबंध है, राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों का डिजिटलीकरण से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर शक्ति योजना संबंधित है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्तर और अभिवृद्धि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय तीनों सेना 7 कमानों के कमांडर और 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जोधपुर में किया गया था, करंट का है उस समय का। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयपुर में किया गया था। ये करंट अफेयर है आपका उस समय का। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंगाला। कौन सी पंचायत है भाई, गंगाला पंचायत है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। कौन सा है अभी, बास्केटबॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल 63 का जो हो जाएगा वो जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 के विजेता भारतीय टीम के सदस्य हैं, तो 64 का जो राइट आंसर पंकज विश्वकर्मा अजमेर, पंकज विश्वकर्मा अजमेर। नेक्स्ट, 2016 पैरालंपिक के दौरान देवेंद्र झांझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। अब देखो, अगर देवेंद्र सिंह झांझड़िया की बात हुई, तो देवेंद्र सिंह झांझड़िया का जो संबंध है भाला फेंक से है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, चूरू जिले से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने जो है कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है, ठीक है। पैरालंपिक यानी जो पैरालंपिक ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक वो पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो भी इनके नाम है, 3 पदक इन्होंने जीते थे। हाल ही के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 2004 में भी इन्होंने जो एथेंस के अंदर हुआ था वह स्वर्ण जीता था, और अभी 2022 में जो हुआ वह रजत पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी, तो उस समय जो हुई थी तिलहन की पैदावार वो 53.14 लाख टन थी, लेकिन वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो 99.78, ये अंतिम आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, अग्रिम आंकड़े है ये 2022-23 के, अंतिम आंकड़े जो है 102.68 लाख टन है, ठीक है। ये अंतिम आंकड़े आपके, ये अग्रिम आंकड़े आपको याद रखना है, ठीक है। तिलहन की जो पैदावार हुई थी वो कौन सा आंकड़े पूछे इन दोनों में से वो देगा तो एक देगा आपको, ठीक है। अग्रिम आंकड़े तो ये है आपके 99.78 लाख टन, जबकि अंतिम आंकड़े 102.68 लाख टन का उत्पादन हुआ था 2022-23 के अंदर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 की उसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, दिल्ली में। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन हुआ था, तो कितना दुग्ध उत्पादन हुआ था, बिल्कुल अपन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 169.34 लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ था, ये आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कपास में भी प्रथम, पूरे देश का 15.5% दूध उत्पादन जो है राजस्थान करता है, और राजस्थान दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें।
राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66.1% है, ठीक है। अगर पुरुषों की बात कर ले तो 79.2 हो जाएगी, 79.2। महिला की बात कर ले, महिला साक्षरता दर जो है वो है 52.1 आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है? तो झुंझुनू की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात कर ले तो कोटा की है, 65.5, ठीक है। और अगर सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो है उदयपुर की है, और सबसे ज़्यादा जो शहरी लोग रहते हैं वो उदयपुर में रहते हैं। साक्षरता की बात आ गई थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ सबसे कम साक्षरता जो है वो जालोर की है। सबसे कम साक्षरता किसकी है? ऑल ओवर पूरे राजस्थान में है तो वो जालोर की है, ठीक है। 54.9 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें कि भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? तो कोटा की है। कितनी है भाई? 76.6, 76.6, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जयपुर की है 75.5, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है आपके साइकोलॉजी के जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। साइकोलॉजी जो है आप क्वेश्चन देख लेना, मैं पेपर आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका पेपर साइकोलॉजी के ये क्वेश्चन थे, आपको जो भी क्वेश्चन देखना आप रोक के देख सकते हो, ठीक है। बाकी राजस्थान जीके और इंडिया लेवल के जो करंट के जो आपके सवाल थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए। बाकी इस पेपर में आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने की किस तरह का पेपर बना था तो ये आपके सामने है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसमें इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे तो वो करवा देता हूँ। ये लास्ट में आए थे, मुझे पता नहीं था कि लास्ट में इंडिया जीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्टार्ट है, ये 91 से जो स्टार्ट है, तो ये क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का अटलांटिक से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? अटलांटिक से गुजरती है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो उत्तरी प्रशांत का, ये भी आपको याद रखना, उत्तरी प्रशांत का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एटलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एटलस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 94 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट होने का जो कारण है वो क्या आपको बताना? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जबकि वो पूर्व से पश्चिम पड़ ले तो 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। पी कोटेश्वर के आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया गया जो संबंधित है। तो 97 का जो राइट आंसर है मानसून की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया हुआ वो पी कोटेश्वर ने दिया है। किन? पी कोटेश्वर ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन है जो कि डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर के में इसको डिलीट कर दिया गया। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश करता है, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से राज्य का समूह जो भूस्खलन की घटना सामान्य है, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं उनका क्रम आपको बताना है। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पहाड़ी इलाके जब बरसात भी ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाके अंदर धीरे से पहाड़ खिसक के नीचे आ जाते हैं एकदम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।